एडवाइजर्स के संजय सिन्हा जुड़े हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इन एडवांस में। अ वेरी हैप्पी होली। आज तो अच्छी रौनक देखने को मिली है और कुछ ही देर पहले मैं अदानी ग्रुप कंपनियों पर हमारे दूसरे जानकारों से भी राय ले रही थी इस स्पेस पर, और इस स्पेस के साथ जो जुड़ा हुआ पेन था, राहत जरूर मिली है, खासतौर से अगर आप बैंक देखिए या फिर ओवरऑल मार्केट में जो रिकवरी आई है। क्या ये ठीक कहना क्या ये ठीक है कहना कि perhaps the worst is behind us, या फिर थोड़ी सी कड़वाहट अभी भी आ सकती है? तो देखिए, जनवरी के महीने से ही एक ओवरहैंग जो बाजार पे था इस एपिसोड को लेके, इस ग्रुप के स्टॉक्स और इनके रिपोर्ट के संबंध में, कम से कम वो अब काफी बैकग्राउंड में चला गया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो अभी हमारे सामने फ्रॉम द कैपिटल मार्केट पर्सपेक्टिव, अगर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दो चैलेंजेस अभी भी हैं हमारे सामने। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। एक तो है कि जिस तरह से मार्जिन्स पर कंप्रेशन है, कमोडिटी प्राइसेस पर बहुत क्लियर व्यू नहीं इमर्ज कर रहा है और अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो अर्निंग्स को लेके एक असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। दूसरी जो मेजर चैलेंज है मार्केट के सामने, वो है फॉरेन फ्लोज को लेके, और उसका डायरेक्ट रिश्ता शायद फेड के पॉलिसी से लिंक्ड है। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर 2023 में हम लोगों को इन इश्यूज को अपने सामने हमेशा रखना पड़ेगा। हम ये उनको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक और भी साथ ही साथ मानना है कि चूंकि अब ओवरऑल जिस तरह का बुलिश सेंटिमेंट से हम लोगों ने 2022 शुरू किया था, उसके कंपैरिजन में 2023 में एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम हैं और बहुत ही, आई वुड से, कि नेगेटिव के तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। तो ये बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा संजय जी, एग्जैक्टली आप देखें, एक ग्रुप से कोरिलेट करके आप देखें, बात तो आपने बखूबी समझाई। लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं, मतलब बजट और ठीक बजट के बाद अगर आप देखें, इस कंपनी से जुड़े जो रिस्क थे, इस ग्रुप से जुड़े जो रिस्क थे, उसने बाजार को अगर आप देखें काफ़ी लोअर लेवल्स पे गए। हमने करीब करीब 17,250 के लेवल्स को देखा। अब जहाँ पे हम खड़े हैं, और स्पेशली अगर आप देखें इस मतलब मंथ एंड के बाद जब अर्निंग शुरू हो जाएंगे, अब अभी भी बजट डे का हाई जो है वो करीब करीब 18,000 बहुत दूर है, हम उसके मिड वे में हैं और उस लो के बीच में हैं। एक अच्छे अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए आप इस वक्त इस मिड वे में सर क्या पिक करना चाहेंगे? शुरुआत करते हैं बैंक से, जिसमें पिछली बार भी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे, कैनरा बैंक के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे, एसबीआई के नंबर्स अव्वल दर्जे के थे। आप बैंकों में क्या लेना चाहेंगे इस वक्त, या फिर बैंक से इस प्राइस पे कंफर्टेबल है कि नहीं है आप? तो बैंक्स को आपको दो समूह में बांट देना पड़ेगा वीरेंद्र जी। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा, और इक्के दुक्के बैंक्स जो बड़े तीन बैंक्स हैं उनमें अगर आप देखें तो जो असमंजस की स्थिति कहिए, या फिर स्टॉक प्राइस में वैल्यूएशन को लेकर, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट को लेकर जो कंसर्न थे, वो भी अब हमारे ख्याल से बैकग्राउंड में चले गए हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं, उस क्रेडिट ग्रोथ का ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उठाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, और ये मोमेंटम जो है लग रहा है कि कुछ समय और तक कंटिन्यू करेगा। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ये समूह भी आकर्षक है। और जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि एक कॉरपोरेट समूह के कारण कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर दबाव बन गया था, और वो दबाव कुछ ज्यादा था, वो दबाव भी अब हट गया है। तो मेरे ख्याल से अब हमको इसमें भी अच्छी तेजी देखनी चाहिए। ये मैं इनका इस संदर्भ में एक चीज और भी कहूँ कि जो ये जो है प्राइस जो उनकी है,
प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनकी जो ट्रेडेड प्राइसेस है आज भी बुक वैल्यू से नीचे है। तो शायद एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बैंक्स में बनती हुई दिखाई दे रही है, और बैंकों में भी हमने देखा था अच्छा खासा करेक्शन इफ इट वाज बिकॉज ऑफ द अदानी सागा। अच्छा, अब यहाँ से आगे मार्केट को अगर अप्रोच करना है, आप किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? अब ऑफ कोर्स अब Q4 के नंबर्स का इंतजार रहेगा। Q3 में कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो लार्जली मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट से कह रहे हैं ठीक था, नथिंग टू ग्रेट टू राइट होम अबाउट। Q4 से आपकी कुछ खास एक्सपेक्टेशन है क्या, या फिर इस समय जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा या फिर जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी वो प्राइमरीली वो इंटरेस्ट रेट पर चर्चा होगी, जहां पर ऑफ कोर्स शायद कुछ और साइकिल्स रहेंगी आगे बढ़त वाली? तो देखिए, अगर आप टॉप डाउन तौर पे अगर Q3 के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जो एग्रीगेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो 3-4 सेक्टर से आए हैं। मतलब अगर आप देखें तो कमोडिटी से आई हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से आया है, बैंक से आया है। इन समूह में अगर आप देखें कि जिन सेक्टर्स पर दबाव बना हुआ है वो ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स रहे जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स रहे। और आज जो एक डिस्क्लोजर आया है कि सेमीकंडक्टर्स की जो क्राइसिस है वो अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है। अगर ये अनाउंसमेंट नहीं आया रहता तो मैं मानता कि जिस तरह का सेक्युलर ग्रोथ पैसेंजर कार का मंथ ऑन मंथ हो रहा है, मेरे ख्याल से पूरा कैलेंडर ईयर 2023 ऑटो और उसके अंदर में जो पैसेंजर कार सेगमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन सरप्राइजिंगली इवन दो ऑटो एंसिलरीज कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा। और उनमें कुछ कंपनीज तो जिस तरह से कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अपनी प्रोडक्ट की रेंज को और अपनी रेवेन्यूज को एम्बिशियसली बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये दो सेक्टर जो है वो अच्छे हैं। एक सरप्राइजिंग सेक्टर जो अपने आपको अभी उभार के सामने ला रहा है वो है जो ईपीसी का सेक्टर है, खास करके कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। मेरे ख्याल से चूंकि हम प्री इलेक्शन ईयर में हैं और सरकार के लिए भी बहुत इंपेरेटिव रहेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन को डेमोन्स्ट्रेट करे और उसके साथ ही साथ ये कंपनीज भी अपने रेवेन्यूज को रिकग्नाइज करेंगी। तो ये भी एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि अच्छा है और अपने आप को हम इसमें पोजीशन कर सकते हैं। तो आपका जो पहला सवाल था श्रद्धा जी की क्या चीजों को हमें सामने रखना है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो है जिसको हम अपने सामने रखना है वो है इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेजेक्टरी इंडिया में और फेड का, क्योंकि वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि एसेट्स किधर फ्लो कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो मनीज इमर्जिंग मार्केट की तरफ और उसके अंदर इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, और विद इन इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ गई तो हो सकता है कि इक्विटी से डेट की तरफ पैसा फ्लो करे। ये एक बड़ा चैलेंज अगर आप देखें इस वर्ष में, डेट पर अच्छा बनता हुआ पैसा एक मुश्त अगर आप देखें तो वो शायद एक चैलेंज रहेगा। अच्छा संजय जी, ये कुछ थीम बाजार जिस पर बड़ा कंफर्टेबल होकर प्ले कर रहा है इस बार, वाइट गुड सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये आपको भी इंप्रेस कर रही है कि लास्ट लेग में तो बिल्कुल भी रत्ती भर का मूव नहीं था। उस वक्त मेटल प्राइसेस अगर आप देखें इनके जितने भी एडवांटेजेस थे उसको अगर आप देखें खींच के ले गए थे। इस बार बाजार काफी कंफर्टेबल सा नजर आ रहा है प्राइस वाइज, इस पर आपका व्यू? तो वो शायद वीरेंद्र जी इसलिए है कि आप और हम अपने घर पे अब एसी कुछ जरूरत से ज्यादा चला रहे हैं। हाँ, गर्मी जो बढ़ गई है सो उसके कारण लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ गया है। लेकिन अगर आप इनके कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करें तो एक कंपनी को छोड़कर बाकी जो व्हाइट गुड की कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्रीवियस हाई को रिट्रेस नहीं किया है। तो यानी कि काफी पेसिमिज्म ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में बिल्ट इन है। अब इनको अपने अगले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स का प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्फिडेंस बढ़े और दोबारा वो स्टॉक्स और ऊपर की तरफ जाएं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा व्हाइट गुड्स में। जनरल जो अभी परसेप्शन बन रहा है कि व्हाइट गुड्स में डिमांड रिवाइवल हो गया है, वो आई थिंक इट इज मोर रिलेटेड, ज्यादातर उसका संबंध मौसम से है। लेकिन वो सारे व्हाइट गुड्स मौसम से संबंधित नहीं होते हैं। तो
वॉशिंग मशीन वगैरह का भी प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है उनकी बिक्री में।